नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के तथाकथित शराब कांड मामले में आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी गई है। अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है। तिहाड़ सूत्रों के माने तो जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती यानी कि साथ आएंगे और इसके अलावा बेल बॉन्ड भरा जाएगा, तब उनकी रिहाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा। जो वक्फ बोर्ड, देखिए, वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। पूरे मामले में अब सियासत और सियासी बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। तो वहीं अभी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आए हैं मनीष सिसोदिया। वही बड़ी अपडेट यही मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी और जिसके बाद मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है। मिठाई एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी में और लगातार इस सब के बीच बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लगातार इस मुद्दे को लेकर ईडी और सीबीआई पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, दोनों मामले में बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कब तक मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे? आरती, अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल के अंदर थे और उसके बाद उन्होंने कई बार हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 महीने के बाद ईडी के मामले में और उसके बाद आप बता दें कि शराब नीति घोटाले के मामले में उनको बरी कर दिया है, जमानत दे दी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 17 महीने के बाद वहां पर मनीष सिसोदिया को अगर जमानत मिली है, कहीं कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साह का माहौल है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशखबरी का माहौल है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह ने, जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे खुद संजय सिंह की बात हो, जहाँ आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात हो, सबको जो है राजेश, इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल निशान उठने शुरू हो गए हैं। सीधे तौर पर आप जब बात कर रहे थे संजय सिंह की, उन्होंने भी कहा है कि ये पूरी घटना आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी दफ्तर में पटकथा इसकी लिखी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप लगाया है, कहीं कहीं बात तो सही है कि जिस तरीके से
सुरक्षा एजेंसियों की बात अगर की जाए तो उसकी भी साफ साफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, कहीं कहीं उनका दुरुपयोग कर रही, सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, जिसके द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी फंसाया गया और उनको जेल के अंदर डाला गया। लेकिन संजय सिंह ने ये भी कह दिया कि आप इसका जवाब जनता देगी और जनता जो है इसका फैसला करेगी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी गवर्नमेंट ने फंसाया है, तो इसका हिसाब जो है जनता करेगी। और फिर से आप बता दें कि संजय सिंह ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के आने से आम आदमी पार्टी में और जनता में काफी उत्साह है और इसका नतीजा जो है बीजेपी को कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। जी राजेश, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अभी अपराध मुक्त नहीं हुए हैं सिसोदिया, अभी सिर्फ और सिर्फ जमानत मिली है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया बिल्कुल बात सही है कि अभी अपराध मुक्त नहीं, अभी बरी नहीं हुई है। अभी वो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, उन एलिगेशन से अभी बरी नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए उनको जमानत की, तो कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद 17 महीनों के बाद जो है मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और जमानत पर मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं। जिसके बाद जो है अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में बिल्कुल जोरों का उत्साह है और आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है इस समय मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद। राजेश, कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरण मानी जा रही है, वही आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि अब केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी ऐसे छूट जाएंगे। बिल्कुल आरती, बिल्कुल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई और उसके पहले आपको बता दें कि संजय सिंह की रिहाई हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की भी जमानत जल्द ही मिल जाएगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी की तरफ से खटखटाया गया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा था, कहीं कहीं देखा जाए चाहे ईडी के मामले में हो चाहे शराब नीति के मामले में हो, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उन सब चीजों को देखते हुए और जेल ग्राउंड देखते हुए उनको बिल दी है। और जाहिर सी बात है उसी तरीके पर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी जेल ग्राउंड देखते हुए बिल मिल सकती थी। बिल्कुल राजेश, माफ कीजिएगा, सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, तो वही आज जो 9 अगस्त 2024 को 17 महीने बाद जब वो बाहर आएंगे, क्या लगता है आक्रामक तेवर हो सकते हैं? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेल हो रही, जमानत हो रही, कहीं कहीं बाहर आते हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं आपको पीछे की तरफ ले जाऊंगा। जैसे कि संजय सिंह जब जेल में थे, जेल से छूटने के बाद बाहर आने के बाद जब संजय सिंह की जब जमानत हुई, जमानत होने के बाद संजय सिंह लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे, बीजेपी को निशाना साधते रहे। वहीं आपको बता दें उसी तरीके से आपको बताऊं कि अभी पैरोल पे जब अरविंद केजरीवाल आए थे, जिस समय पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो लगातार अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर नजर आए। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आते वक्त, जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आएंगे, बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से 17 महीने की राजेश, देखना होगा जब मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे उनका कैसा रुख हो सकता है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी निशाने पर रह सकती है, इसके अलावा एजेंसियां भी अब आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे, खिलाते हुए नजर आ रहे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में भी जोश हाई नजर आ रहा है। संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बवाल जारी है। गुरुवार को जब ये बिल संसद के पटल पर पेश हुआ तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत तमाम बड़े दलों ने वॉकआउट करते हुए बिल का विरोध किया था। वहीं कांग्रेस लगातार इस बिल के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार ने माफियाओं से वक्फ की जमीन बचाने के लिए इस कानून में आखिरकार क्या प्रावधान किया है। नहीं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि वक्फ की संपत्तियों पे माफिया काबिज है, लेकिन माफिया मुक्त कराने के लिए कानून में बताएं क्या किया आपने। तो माफियाओं को कब्जा देने का और
कानून में बदलाव किया करने की प्रक्रिया को बिल पेश कर दिया जा चुका है। किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाने की तैयारी कर रही थी। इस एक बिल में के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाना है, तो वही दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। जहां मोदी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है, तो वही संसद में वक्फ बिल को लाने को लेकर लगातार सियासी तल्खबाजी देखने को मिल रही है और वही इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, यानी कि इंडी अलायंस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भाईजान ओवैसी भी इस फैसले को लेकर और इस बिल को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर सियासत अपने उफान पर नजर आ रही। वही है, ये पहला मौका नहीं है जब इस बिल पर संशोधित किया गया हो, संशोधन आया हो। सबसे पहले 1954 में नेहरू सरकार में इस वक्फ एक्ट यानी कि जो एक्ट है ये उसको पास किया गया था। फिर 1964 में काउंसिल का गठन किया गया, यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया और 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया, यानी कि 1995 में भी संशोधन हुआ, 2013 में भी फिर संशोधन हुआ। लेकिन उन सब प्रक्रियाओं में वक्फ को और उसकी शक्तियों को बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन जो इस बार की संशोधन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार उस पर कहीं ना कहीं पेच कसती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि अब ये संशोधन कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। तो वही ऐसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी, शिवसेना, डीएमके और इसके अलावा एआईएमआईएम इस बिल का विरोध करती हुई नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि जहां सरकार इस बिल को लाने की तैयारी में लगातार नजर आ रही तो लेकिन लगातार विपक्षी दल इस पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इसे मुस्लिम विरोधी बिल बताता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मौलाना भी काफी खफा नजर आ रहे हैं इस बिल को लेकर। वहीं ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो वही वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन करने की तैयारी है। ज्यादा अपडेट के साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, लगातार विपक्षी दल इस बिल को लेकर हमलावर है, आखिरकार क्या संशोधन करने की तैयारी है जिससे विपक्षी दलों को पसंद नहीं आ रहा है? वक्फ को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं वो मुसलमान के विरोध में है, इस्लाम के विरोध में है, ये बिल्कुल बात गलत है। क्योंकि विपक्ष हमेशा से ही बरगलाने की राजनीति करता रहा है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान बदल देंगे जैसे जो एक भटकाने वाली राजनीति करी थी, उसमें वो सक्सेस हुए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि अब हर बात में हमको यही करना है। ये जो वक्फ बोर्ड है, आप इसको समझिए कि ये किस लिए बना था, कब बना था। इसका जो भी बनाया गया था, ये एक्ट जो बनाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार में बना था और उसमें सिर्फ ये था कि जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो चाहे तो अपनी निजी संपत्ति से जो कुछ भाग या अपना पूरा भाग अल्लाह के नाम पर उसको दान में दे सकते हैं, इतनी सी बात थी। लेकिन उसके बाद में जो 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसमें जो संशोधन करा गया, उसके हिसाब से अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति के ऊपर अपना कह देगा, अपना कब्जा बता देगा या अपना बता देगा कि ये वक्फ की जमीन है, तो वो उसकी मान ली जाएगी और जिसकी व्यक्ति की वो संपत्ति होगी उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये उसकी संपत्ति है। ये उल्टा कह रहे हैं कि आप सीधे तौर पर मुसलमान समाज को टारगेट कर रहे हैं
और साथ ही आरोप लगा रहे कि सरकार ने माफियाओं से वक्फ की जमीन बचाने के लिए आखिरकार कौन सा कानून में प्रावधान लाया है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये मुसलमानों के खिलाफ है तो कैसे है, जो कि ये एक एक्ट है और एक्ट में संशोधन किए जाते हैं। 1995 में भी संशोधन करा गया है। ऐसा नहीं है कि ये संशोधन पहली बार किया जा रहा है। संशोधन एक्ट में होते रहते, ये कोई धार्मिक चीज से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ये एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों की ये जो जमीन है उनका देखरेख करने का काम करती है। इसका मुसलमानों से कोई निजी तौर पर धार्मिक तरीके से कोई जुड़ाव नहीं है। इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ एक एक्ट है और एक्ट में संशोधन होते रहते हैं। आज की डेट में मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां पर बैठी हुई है उस बिल्डिंग में भी अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर देगा तो इनके एक्ट के हिसाब से वो फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो आपकी जमीन है, और उसमें भी जो मुकदमा चलेगा वो भी कोई देश की किसी अदालत में नहीं चलेगा। पहले उनका स्वागत करती हूँ। तो वही मोहित जी, आखिरकार संशोधन में दिक्कत क्या है? आपकी सरकार में भी तो हुआ था संशोधन 2013 में। अगर सरकार को लग रहा है कि जरूरत है संशोधन में तो दिक्कत कहाँ आ रही है सर? सरकार आज इसके बारे में मालूम ही नहीं है, नियत ही नहीं है जरूरत की चीजों के बारे में बात करना। क्या आपको पेपर लीक के मामले जो है उनका संशोधन, उनका हल हो गया सर? इस देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी है उसका हल कर लिया सरकार ने, महंगाई कितनी बड़ी है उसका हल कर लिया, किसान की समस्या है, महिला उत्पीड़न है, इनका हल कर लिया। तो नियत की बात हो रही है। जो आप वक्फ बोर्ड का कोई संशोधन करके लाते हो, संशोधन नहीं 40 संशोधन करते हैं और जो स्टेक होल्डर है उनसे कोई संवाद ही नहीं होता है। अगर जिन स्टेक होल्डर की जरूरत है संवाद करने के बाद आप संशोधन करें तो आपकी नियत और मंशा पर प्रश्न नहीं उठेगा। वो पार्टी जो संसद में एक मुस्लिम सदस्य भेजने के लिए भी और टिकट देने के लिए भी सोचती है, वो वक्फ बोर्ड पर गैर मुस्लिम का लेकर के लाती है तो उसमें गैर मुस्लिम भी सदस्य बन सकता है। अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम किसी भी आस्था में हो, अगर हिंदू आस्था के लिए मुस्लिम अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या मुस्लिम आस्था में हिंदुओं को उनको स्थान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा उसमें एक विचित्र एंगल क्रिएट करने की है। इसको आप कतई नकार नहीं सकते। अगर वक्फ बोर्ड संशोधन की बात है, आज की स्थिति का ये है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों के लिए, मालिकाना हक के लिए कितने केसेस चल रहे हैं हमारे न्यायालय में पेंडिंग है। उनका ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी जवाब दे दीजिए। एक डीएम को आप इतनी हैसियत दे रहे हो कि वो जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन तय करना डीएम के अधीन हो जाएगा, तो मुस्लिम की धार्मिक भावना है। अरे भाई, एक्ट में किसी कानून में धार्मिक भावनाओं का कहां से लेना देना है? क्या ये जो भी एक्ट है ये क्या मस्जिदों के ऊपर कोई काम कर रहा है? क्या ये कुरान के ऊपर कोई काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम के ऊपर कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक ऐसी संस्था है वक्फ, जो मैंने आपको बताया कि जो भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अपनी जो भी जमीन जायदाद अगर इसमें दान करना चाहता है उसकी देखरेख करने के लिए ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है। इससे किसी की भावनाओं का क्या लेना देना भाई? और जबरदस्ती की भावनाएं इसमें लगाने का काम विपक्ष कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक एक्ट है और इस एक्ट में संशोधन होते रहे। तो 1995 में नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी इसमें संशोधन करे थे। जब उन्होंने संशोधन करे थे तब कोई मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हुई थी, तब इनको इस्लाम, कुरान, मुसलमान नहीं याद आया था। लेकिन आज जब हम उसमें कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं तो ये देश के इतने हजारों करोड़ों जो मुसलमान है उनको बरगलाने का काम करने का ये लोग ने ठान लिया है और देश का जो है माहौल खराब करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी, जबकि हम जो इसमें संशोधन कर रहे हैं वो संशोधन कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पक्ष में है। क्योंकि जो कुछ लोगों के हाथ में ये वक्फ बोर्ड है और उसका वो अनुचित तरीके से प्रयोग करते हैं, वो उनके हाथों से छीनकर इसको हम सार्वजनिक करेंगे और इसके बाद में इसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं हम उनको भी लाने का काम करेंगे। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, आज इस एक्ट के अंदर में इतनी इस तरीके के बेतरतीब
वो दे दिए गए हैं, अधिकार दे दिए गए हैं कि ये आपके घर को भी अगर ये कह देंगे कि ये इनका है तो उसको मान लेना पड़ेगा आपको, और आपको उसका कोई नोटिफिकेशन तक नहीं भेजा जाएगा। 20-30 साल बाद अगर आप अपने घर को बेचने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और आप उसके लिए जाएंगे। पर निशाना साधते हुए कह रही है कि आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये केवल और केवल ध्रुवीकरण की मोहित जी, इससे पूछिए स्टेक होल्डर बात को देखती रही। आपको नहीं समझ में आया कि इसमें वक्त के लोगों से, स्टेक होल्डरों से बात करके आप 40-40 संशोधन एक साथ लेकर के आ जाते हैं। आज आपके लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आज की जो मंशा है हिंदुस्तान को बांटने वाली, इसको केवल एक एंगल देने के लिए इस तरीके का संशोधन लेकर के आते हैं बिलों में। आप बताइएगा कि किस तरीके से एक जिले का डीएम आकर के कर देगा कि कौन सी जमीन वक्त की है, कौन सी वक्त की नहीं है। आज वक्त की जमीनों में कितने सिविल विवाद चल रहे हैं, उनका निस्तारण आज हमारे कोर्ट नहीं कर पा रहा। आपको जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उनका निस्तारण जल्दी से होना चाहिए, तय होना चाहिए वक्त बोर्ड की जमीनें है कि नहीं है, या किस तरीके से। आप तो इतने असीम पावर, इतनी असीम ताकतें दिए जा रहे हैं जिले के डीएम को, उस राज्य सरकारों को जो राज्य सरकार के अधीन होगा, तो जो राज्य सरकारें चाहेंगी उस तरीके डीएम वक्त बोर्ड को तय करता घूमेगा। तो आप कहीं ना कहीं एक स्थिति लाने चाह रहे हैं देश में कि कहीं ना कहीं एक जंगल, एक दरोगा राज, इंस्पेक्टर राज ला करके आप तय कर देना चाह रहे हैं जमीनों का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जमीन पार्टी करके जमीनों के अधिकार छीनने का काम लगातार विधेयक ला के कर रही है जी। जमीन पे छीनना चाहती है और जमीन ठीक है, अच्छा ठीक है। आशीष जी, इनका षड्यंत्र है देश में ध्रुवीकरण का करके अपने पूंजी। इतने पैसे खर्चे करके रोज संसद के सत्र चलता है, लेकिन हर दिन निराशा हाथ लगती है, कोई कामकाज नहीं सुचारू रूप से चल पा रहा है। कभी बिल को लेकर लगातार विपक्ष वॉकआउट कर देता है, तो कभी क्यों पहले मंथन करके नहीं होता है, ये बिल लाया जाता है। इससे पहले कृषि कानून आया तो उसको बाद में आप लोगों को वापस लेना पड़ गया। देखिए, जहां तक कृषि कानून की बात है, कृषि कानून भी जो थे वो किसानों के हित के थे, लेकिन इन्हीं जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने किसानों को बरगलाने का काम करा, और उस बरगलाने में 700 किसानों का शहादत हो गया। आप ये समझ लीजिए कि ये विपक्ष, प्लीज अभी अपनी बारी का इंतजार कीजिए जी, और उसमें 700 किसानों का शहादत हो गई। यही वो विपक्ष है जो कभी भी वॉकआउट करके चला जाता है संसद में। ये पैसे की बात करते हैं। इनको आपने देखा होगा कि जिस समय किसी भी बिल पर या किसी भी मसले पर चर्चा होती है तो यही लोग भाग जाते हैं। और अभी तो उस समय कमाल हो गया जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी और वहां पर राहुल गांधी जी को सोते हुए भी देखा गया। आप इस निष्क्रिय विपक्ष से क्या उम्मीद रखते हैं? ये क्या, इनको सिर्फ आरोप लगाने के अलावा विपक्ष के पास में कोई बातें नहीं। ये सिर्फ देश की जनता को बरगलाने, धमकाने और उसको गुमराह करने का काम करते। आप ये समझ लीजिए, इस बिल के अंदर में 1995 में क्या क्या शक्तियां दी गई। मैंने आपको बताया कि ये आपके घर को भी वक्फ बोर्ड अगर अपनी संपत्ति घोषित कर देगा तो उसके लिए आपको किसी और अदालत में शरण नहीं मिलेगी। इनके यहाँ एक ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में आपका केस जाएगा और आप वहां पर सालों साल भटकते रहेंगे, और वहां का जो निर्णय होगा वो निर्णय आपको मान्य करना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए, इतने ज्यादा इसमें बेतरतीब तरीके से आप समझिए कि ये इस देश के अंदर में मुसलमानों की संख्या क्या है और उनके पास कितनी संपत्ति है। जो आज रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा अगर संपत्ति इस भारत देश के अंदर में किसी के पास है तो इस वक्फ बोर्ड के ये संपत्तियां कहां से आई? ये संपत्तियां इसी तरीके से गुमराह कर करके लोगों को, और इनकी जबरदस्ती इन्होंने कह दिया, चूंकि इनके एक्ट में ऐसा है उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने कह दिया कि ये, आप ये समझ लीजिए, अभी तमिलनाडु की एक घटना है, वहां पर इतना पुराना एक मंदिर है, हजारों साल पुराना, उस पूरे गांव के ऊपर पे वक्फ ने कह दिया कि ये पूरा गांव तो है वक्फ की संपत्ति है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा मोहित जी से, तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है, अगर सरकार को लग रहा है कि संशोधन कर लेना चाहिए तो बैठकर बातचीत करके इस पर भी हल निकाला जा सकता है, लेकिन संसद में लगातार हंगामा।
मैडम बिल्कुल हम बात ही वही कह रहे हैं कि आप 40 संशोधन करने के बाद बैठकर बातचीत करने के बाद संशोधन लाए जाते हैं, और आप 40 संशोधन के बाद रोकने के प्रयास करेंगे तो आपको लगता ही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही का हिस्सा है कि हम अपनी आवाज उठाए कार्य करना पड़े। इस सरकार को जो विधेयक देश का खिलाफ लेकर के आ रही है, देश के ताना बाना को छोड़ने के लिए ला रही है, उसके लिए संसद में बिल्कुल, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार इस मुद्दे पर सियासत अपने उफान पर नजर आ रही है, वहीं सरकार लगातार इसको दावा कर रही है कि इस पर संशोधन करने की आवश्यकता है, लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी एक्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं लगातार इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। पुलिस ट्रांसफर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां सेंट्रल जोन में तैनात पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, 4 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए मामले में। कुल 26 पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने ट्रांसफर कर दिया है। कैसरबाग थाने में तैनात महिला दरोगा लाइन हाजिर की गई। नाका थाने में तैनात दरोगा हेमंत कुमार लाइन हाजिर। मध्य जोन में तैनात दरोगा हरिद्वार मिश्रा लाइन भेजे गए। महानगर थाने में तैनात दरोगा अनिल सिंह कुशवाहा लाइन हाजिर किए गए। सेंट्रल जोन के कई चौकी प्रभारी भी बदले गए। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।